Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Juhi Singh and I have qualified JRF in English, and in this video I'm going to discuss what should be your strategy for last 30 days if you are preparing for UGC NET in English. So मुझे लगता है कि तीन चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जब UGC NET के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं और जब आपके पास लास्ट 30 डेज़ बचे हैं. सबसे पहली चीज़ की रिविज़न, सेकेंडली प्रैक्टिस एंड थर्डली मॉक. ये तीन चीज़ें अगर आप करते हो लास्ट 30 डेज़ में तो आपका स्कोर और कॉन्फिडेंस दोनों ही बूस्ट होगा. देखो कि लास्ट 30 डेज़ में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप पूरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हो. डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल, एंड स्पेशली इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, नोइंग दैट द सिलेबस इज़ सो वाइड एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू मेमोराइज एंड अंडरस्टैंड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. तो डेफिनेटली आपने प्रिपरेशन पहले से कर ली है. अभी लास्ट के 30 डेज़ में आपको क्या करना है? सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो है रिवाइज द एंटायर थिंग दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन. आपके नोट्स, आपकी जो स्क्रीनशॉट आपने डिफरेंट वीडियोस से ले रखी हैं या फिर आपने बुक्स में जो चीज़ें हाईलाइट करी हैं वो सारी चीज़ों को नॉट ओनली वंस, एटलीस्ट यू शुड रिवाइज दैम थ्राइस. 3 बार रिविज़न करने से ही आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा. अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम में जाने के बाद कन्फ्यूजन में रहोगे कि ऑप्शन ए सही है या बी सही है. एज़ यू नो, एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस आ रहे हैं. आपके पास 4 ऑप्शन है और उसके में से भी 4 ऑप्शन आ रहे हैं, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द राइट आंसर. सो डेफिनेटली द examination wants that you should have clear concept or seeing the nature of the examination of English literature, there are a lot of things that you need to memorize. So definitely memory अच्छी करने के लिए या फिर आपके factual knowledge को अच्छा करने के लिए आपको revision करना बहुत important है. वरना everything that you have studied and made notes and written in your notebooks will go waste. वो किसी काम का नहीं रह जाएगा. Again you will score low in the examination and again you will have to appear for the examination. So एक आप लूप में फंस जाओगे अगर ऐसा नहीं करोगे. सो ये लास्ट जो 30 डेज़ है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि आप जो रिविज़न कर रहे हो ना वो दिमाग में आपके इंटैक्ट हो रहा है कि उसको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको मेमोराइज़ करना है. एंड यू आर नॉट डूइंग इट ट्वाइस, यू आर डूइंग इट थ्राइस. 3 बार कर रहे हो आप, तो उसको डेफिनेटली आपका दिमाग बहुत दिनों तक और बहुत अच्छे से रिटेन करके रखेगा. ये बात हो गई पहले पॉइंट की कि आपको रिवीजन करना है. सेकंड कि आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन जितने भी आपको मिल सकें. मैं तो डेफिनेटली कहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस क्वेश्चन मानो. जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल पा रहे हैं या पेपर 1 से मिल पा रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो. वेदर आपको वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, लुक फॉर द आंसर को देखो, उसको सॉल्व करो. देखो कि एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें यही आंसर क्यों सही है, बाकी 3 गलत क्यों है. डोंट गो बाय द फैक्ट कि हाँ इसका आंसर ये, उसको डिग करो. क्योंकि लास्ट 30 डेज़ बचे हैं. अगर आप एक भी क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लेते हो तो यू नेवर नो, वही क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड अगर एग्ज़ाम में आ जाता है यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट. और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं ना वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं. देखो क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा, डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं, पर definitely the concepts gets repeated each and every time in the examination. तो आप PYQs को प्रैक्टिस करके जाओगे तो that will be definitely very very helpful for you in the examination and score आपका अच्छा होगा इस चीज़ से. क्योंकि लास्ट के ये जो 1 महीने है ना उसमें अगर ये सारी चीज़ें आप करोगे तो it will take your score from here to here. वो 30 डेज़ आपके इतने ज़्यादा स्कोर में ऐड कर देगा दैट यू विल बी सरप्राइज्ड बाय सीइंग दैट. एंड थर्डली मॉक को क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आप जो सही क्वेश्चन है या फिर जो फॉर्मूलेज या फिर जो भी चीज़ें आपने जो याद की वो इधर उधर हो जाती हैं. तो डेफिनेटली व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर मॉक आपको टाइम मैनेजमेंट का भी एक अप्रॉक्सीमेशन मिलता है और आप
आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए एक पेपर को, वो समझ में आता है कि आपको पेपर 1 पहले करना चाहिए या पेपर 2 पहले करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आती हैं कि अच्छा मैंने पेपर 1 से शुरू किया तो इट टुक लॉट ऑफ टाइम, सो मैं पेपर 2 पे मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाई, या फिर मैंने जल्दीबाजी में 10 क्वेश्चन मेरे छूट गए, ऑल दोज थिंग्स। तो ये टाइम मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मॉक देने से आपको आ जाता है। तो डेफिनेटली आप मॉक दो। अनदर थिंग क्या होता है कि हम मॉक नहीं देते हैं तो क्या होता है कि पेपर 1 के क्वेश्चन को या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, बहुत ज़्यादा पेपर 1 पढ़ रहे हैं, पेपर 2 को नेगलेक्ट कर दिया, पेपर 2 पढ़ रहे हैं तो पेपर 1 को नेगलेक्ट कर दिया। जब हम 3 घंटे का मॉक देते हैं, एटलीस्ट 5 मॉक यू शुड सॉल्व बिफोर गोइंग टू एक्चुअल एग्जामिनेशन, ताकि एक होता है कि आपको 3 घंटे का दोनों पेपर सॉल्व करने का एक आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी बन जाती है, विच विल हेल्प यू इमेंसली इन द एग्जामिनेशन। ये सारी 3 चीज़ें आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। पहला कि रिविज़न करो सारी चीज़ें, जितने भी मटेरियल आपने प्रिपेयर किया है। दूसरी चीज़ कि प्री-वाई क्यूज़ का प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस का, बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड थर्डली यू शुड डू इज़ दैट आप मॉक सॉल्व करो। ये 3 चीज़ें अगर आप एग्ज़ाम में इससे पहले 1 महीने कर रहे हो ना, डेफिनेटली आप देखोगे आपके स्कोर में एक बहुत ही ज़्यादा जंप मिलेगा। बिकॉज आई माई सेल्फ हैव डन दिस एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी क्रैक JRF। नेट से JRF होने का जो मेरी स्ट्रैटेजी थी ना, वो डेफिनेटली यही 3 स्ट्रैटेजी थी। मैंने रिविज़न किया था, जितनी भी चीज़ें मैंने प्रिपेयर करी थी। दूसरी चीज़, मैंने PYQs बहुत थारली सॉल्व किया। एंड थर्डली मैंने मॉक किया। सो डेफिनेटली इट हेल्प्ड मी एंड इट विल हेल्प you too. So all the best for your examination, and if you have any question related to these things, you can write down in the comment section below. And if you like the video, please subscribe to my channel and share this video with your friends as well. Thank you for watching.